चौकस 2024 के रण की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में भाजपा उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए प्लानिंग कर रही है। बीजेपी ने 2014 के चुनाव में जो सीटें हारी थीं, उन पर फतेह हासिल करने की तैयारी पार्टी कर रही है। इनमें श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, रायबरेली और लालगंज सीटों की चुनावी तैयारियों को परखा जाएगा। वहीं सपा प्रदेश के सभी जिलों में जातिवार बैठकों का आयोजन करेगी। इस संबंध में रणनीति तैयार कर ली गई है। सत्ताधारी भाजपा अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चला रही है, जिसमें टिफिन बैठक कर गांव, कस्बों और मोहल्लों में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सपा की इस तरह के अभियान में अब पीछे नहीं रहना चाहती है। अब सवाल ये है कि आखिर किसकी रणनीति 2024 में जनता को साध पाएगी। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मनोज पंडित जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। राज शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ धर्मेंद्र कुमार सपा प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज पंडित, आपके पास आऊंगी। क्या तैयारियां हैं 2024 की, जो आप लोगों ने हर लोकसभा चुनाव में रणनीति रखी, क्या इस बार भी वही रणनीति या कुछ बदलाव? आप ये देखिए कि जो काम पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस काम को जनता तक पहुंचाने की क्या क्या हुए हैं उनके प्रदेश में और उनके जिलों में, इन चीजों को लेके उनसे वार्ता करना और उनको अगर उनमें कोई असंतुष्ट हैं तो और चीजें नई सरकार में अमेंडमेंट कराना चाहते हैं या कुछ ऐसी और चीजें सुझाव है वो देना चाहते हैं, तो उन सब चीजों को लेके ये चौपालों का और ये सब पार्टी संगठन ने तय किया और उस तय के हिसाब से जो है चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरा मानना ये कि अब आने वाला चुनाव जो है विकास की बात को लेके और देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने के लिए ही होगा। अभी चूंकि हमने 5वें नंबर पे देश को लाके खड़ा कर दिया, अब इसको ये कि अगले 5 साल और मिले तो इसको हम लोग तीसरे नंबर पे ले आए, जिससे कि देश के विकास और तरक्की की बातें की जा सके। और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये तीनों चीजें हैं जिसके लिए देश में काम होना चाहिए और उसी पे काम हो रहा है। बिल्कुल। धर्मेंद्र कुमार जी, सपा अगर बात की जाए तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप तो बहुत लगाते हैं, लेकिन जब रणनीति की बात आती तो कहीं ना कहीं सपा भी प्रभावित नजर आ रही रणनीति से 2024 के लिए। है ना, हम आरोप नहीं लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चलित्र और चेहरा है और जिस तरह प्रधानमंत्री जी अपना एजेंडा सेट करते हैं, सारा जब असल किसी के पास बताने के लिए कोई काम नहीं होता तो पूरी तरह से पोलराइज करने के लिए किसी न किसी नए मुद्दे उठाते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव नजदीक है तो ज्ञानवापी की बात हो गई, प्रधानमंत्री जी कपड़े से पहचानने लगते हैं। तब दुख होता है कि जिसके पास जिम्मेदारी, जो भाषण तो देते हैं 130 करोड़ लोगों की, लेकिन जब बातें करते हैं तो एक बहुत बड़े वर्ग को टारगेट करते हैं। हमारा उनके खिलाफ लड़ाई और जो नया गठबंधन है इंडिया, ये निश्चित ही 2024 में और इनको उखाड़ फेंकेगा। और वैसे भी देख लीजिए जिस तरह से लाल किले से प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा था, आपने देखा होगा। और डेमोक्रेसी में कोई अगर ये कह रहा है कि मैं ही अब चुनाव फेस करना है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं ही भाषण करूंगा लाल किले से, तो आप उसकी बौखलाहट समझ सकते हैं कि कितना बौखलाहट में बोला गया होगा कि मैं ही करूंगा। इसका मतलब उनको डेमोक्रेसी विश्वास नहीं है। उनको अभी वोट में जाना है और जनता वोट देगी कि नहीं देगी तो जनता के ऊपर है ना, लेकिन किस तरह से कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, इसको बौखलाहट नहीं कहते मित्र, इसको कहता है आत्मविश्वास। एक आत्मविश्वास कहते हैं और आत्मविश्वास उसी में आता है जिसने काम किया हो, जिसने चीजें खड़ी की हो, उसी को लगता है कि आत्मविश्वास क्या होता है। वो आत्मविश्वास मनोज जी आपके पास आऊंगी, पहले वक्तव्य ले।
नहीं मनोज जी, धैर्य रखे, सुनने की क्षमता रखें। ये बौखलाहट है, आत्मविश्वास नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आप तो जनता के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं कि आपको वोट की जरूरत ही नहीं। सपा की क्या आप तो तैयारी सर, सपा की क्या तैयारी है? हम जनता के बीच में हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जिस तरह से झूठे जुमलों और वादों से ये सरकार 2019 में और 2014 में और 19 में आई थी, वो वादे वो लेकर के आए, उसको हम पूछेंगे जनता के बीच में। जनता से कहेंगे कि आप पूछिए भैया कि गंगा मैया का क्या हुआ। इन्होंने कहा था सबको रोजगार दूंगा, और रोजगार कहाँ चले गए? 15 लाख रुपए खाते में देना था, वो कहाँ चले गए? इन्होंने कहा था कि आने पर किसान की आय दोगुनी कर देंगे, किसान की साल में है। महंगाई कहा था, इन्होंने सिलेंडर महंगा हो गया, सस्ता कर देंगे। किस तरह से टमाटर की क्या स्थिति है, सब्जियों की क्या स्थिति है? जनता त्राहिमाम कर रही है। इनको तो अभी जमीनी हकीकत मालूम नहीं है। अभी आएंगे जनता के बीच तो जनता सही जवाब देगी। ठीक है राज शर्मा जी, कांग्रेस, ये तो बात रही बीजेपी और समाजवादी पार्टी की। कांग्रेस कहाँ है सर? आप लोगों का क्या रणनीति है और आप लोग अभी तक धरातल पर नजर क्यों नहीं आए हैं प्रचार प्रसार के जरिए? नजर आना है, हमारी पार्टी काम कर रही है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है। हम लोग अपने प्रत्याशी देख रहे हैं कौन कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, और ये हमारी अपनी रणनीति है। पर मैं नहीं समझता कि उस रणनीति को उजागर किया जाए। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है। मैं इसमें दो राय नहीं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को बड़े विश्वास के साथ भारत की जनता ने चुना था, लेकिन भारत की जनता ये जान गई कि ये छले गए हैं, जनता छली गई है। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कुछ दिया हो ना दिया हो, लेकिन फैशन दे दिया कि रोज कपड़े बदलने हैं और किसी को भी गाली दे देनी है, बड़े नेताओं की इज्जत नहीं करनी है, विपक्ष की इज्जत नहीं करनी है। और इस बात को आप भी दिव्या जी समझती होंगी कि जब से सन 2014 से भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है सरकार में केंद्र, तब से एक गालियों का दौर चढ़ा है। आज मैं इसमें गुरेज नहीं करूंगा कि कोई भी प्रधानमंत्री को गाली दे दे और प्रधानमंत्री विपक्ष के किसी नेता को गाली दे। और सबसे बड़ा जो एक भद्दापन हुआ कि मेरी भी एक अपनी उम्र है, लाल किले से जो भाषण हुआ, अब तक के प्रधानमंत्रियों के भाषणों को अगर तुलना की जाए तो ये भाषण सबसे निकृष्ट श्रेणी के भाषणों में आता है, जहां पर उनका भाषण एक रैली की तरह हो रहा है। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, अभी आप ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बापूजी गए थे और वहां पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आए थे। आप देखिए, वो प्रधानमंत्री होने के बाद हंस रहे थे, हंस के बोल रहे थे, जय सिया राम बोल रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन आप, हालांकि मैं इस पर सॉरी कहूंगा, हमें प्राइम मिनिस्टर की तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आ गए तो क्या करें, क्योंकि सीखा भी इन्हीं लोगों से है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को कभी बोलते हुए, मैं मनोज भाई से भी एक बात पूछना चाहूंगा, कभी हंसते नहीं देखा। जैसे आप अगर मीटिंग करते तो एक कुर्सी इधर खाली, एक इधर खाली। ये जनता देख रही है, जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यशैली है वो सेंट्रलाइज है। और लेकिन राज शर्मा होनी जी, चाहिए जो आप ये बात डिसेंट्रलाइज। कह रहे हैं, जो आप ये बातें कह रहे हैं, ये अपनी जगह ठीक है, एक राजनीतिक दल होने के नाते आप ये कह सकते हैं, लेकिन क्या इन सब बातों से जनता को फर्क पड़ता है? आपको क्या लगता है 2024 में जनता को किस बात से फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया जाता है बीजेपी द्वारा, वो जनता मानती है, उस पर वोट देती है। जो धर्म की बात की जाती है, उसको जनता मानती है, वोट देती है। आप लोग क्यों नहीं भुना पाते अपने मुद्दे? नहीं, अब मैं बताना चाहता हूं आपको, वोट देती है और दिया, इसमें अंतर है। अब 2024 में देगी कि नहीं देगी पता चलेगा ना। ठीक है, मैं भी तो कह रहा हूं ना कि भाई 2014 से देश की जनता ने सोचा चलो भाई इन्हें भी देख लो, जो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है और स्पीड बढ़ा दे। जनता ने अगर इन्हें वोट दिया था तो वो चेंज के लिए दिया था कि ये देश को थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। मुझे आप बता दीजिए, अभी जैसे कि मनोज पंडित जी कह रहे हैं, रोडों का जाल बिछा दिया, मैं बिछ रहा है, लेकिन आपको एक चीज जाननी हो ना, ये भी बताना है मनोज भाई, 3 रुपए किलोमीटर का टोल है। जो टोल चार्जेस है वो 3 रुपए किलोमीटर के हैं। ये नहीं आप बताएंगे किसी। आपके कई रोड बने नहीं है, टोल प्लाजा चालू कर दिया है। आपके स्कूल में आप विश्व गुरु बनाने को, ये जनता सब देख रही है। आप और हम जो बोलते हैं ये जनता सब देख रही है। आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं,
उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बेसिक शिक्षा में बच्चों को बैठने के लिए आपके पास फर्नीचर नहीं है। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में लोहिया अस्पतालों में डॉक्टर पूरे नहीं है। और चंदौली में जहां पे अभी मैं बताऊंगा, एक जगह प्रधानमंत्री गए दरभंगा और गृह मंत्री या इनमें से किसी ने कहा एम्स बन गया, वहां एम्स नहीं बन पाया। क्या ये जनता नहीं देख रही? जनता ने ये नहीं देखा कि महिला पहलवान बैठ रही है? ये सब दिव्या जी, ये सब राज भाई, ये राज भाई करेक्ट करिए, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा दरभंगा में एम्स बन गया और वहाँ कुछ नहीं है, हरियाली है। थोड़ा नहीं प्रस्तावित है, वहाँ एम्स है। आप जो है आप सुन लो अभी अगर आप बीच में बोलोगे प्रस्तावित राज है, शर्मा वहाँ जी, पर भी आपने कुछ सवाल छोड़े हैं। राज शर्मा जी, एक मिनट, आप झूठ बोलोगे। ऐसे बोला अरे चीजों को पंडित जी, आप ये समझ पंडित लीजिए जी, राज भाई, ये मनोज पंडित या राज शर्मा नहीं बोल रहे थे, ठीक है राज शर्मा जी, आपने कुछ देश के सवाल प्रधानमंत्री उठाए बोले थे। हैं। ठीक है, आपने कुछ सवाल और उठाए देश हैं, के उनका प्रधानमंत्री जवाब को ले पहले लेते हैं। सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। ठीक है राज शर्मा जी, आपने कुछ सवाल आप उठाए क्या हैं दिखा विपक्ष रहे हो के तौर जनता पर, को? मनोज जी से जवाब ले लेते हैं, फिर उनको काउंटर कीजिएगा। मनोज हाँ, जी, लीजिए। सवाल यहाँ हाँ, पर लीजिए। बहुत सारे हैं। लीजिए। प्रधानमंत्री के वक्तव्य से लेकर कांग्रेस को या तमाम विपक्षी दलों को ऐसा लगता है या तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं या इस बार आपकी दाल गलने वाली नहीं है क्योंकि जनता जागरूक हो गई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी भाजपा इतनी ओवर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट कैसे है कि आप 2024 जीतेंगे? आप ये दिव्या जी, जिन्होंने काम किया होता है ना, जब बच्चे ने पढ़ाई की होती है तो उसको पता है उसके मार्क्स कितने आने हैं। हमने जो काम किया है जनता के बीच में जाके, हमें मालूम है कि जो उस काम का रिजल्ट क्या आने वाला, उस रिजल्ट के लिए हम अस्वस्थ हैं। हम पहले से हमें ये चीजें कि हमने जो रोडों का जाल बिछाया, आप बिल्कुल राज भाई ने सही कहा कि रोडों को जो जाल बिछाया, इतिहास उठा के देखिए हिंदुस्तान का कि इतने रोड कभी नहीं बने जितने रोड अब बने गए। अब जब आपको सुविधाएं चाहिए तो उन सुविधाओं के लिए आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। या तो आप जिस रास्ते पे जाने के लिए आपको 4 घंटे चाहिए थे, अगर उस रास्ते को आप 1.5 घंटे में तय कर लेते हैं तो मनोज जी, जो क्या आप आपका कैग फ्यूल की बचता रिपोर्ट को है, जो मानते हैं? क्या आप कैग की रिपोर्ट को मानते हैं? हाँ जी, आप सड़कों की बात अगर कर रहे हैं और जिस पर सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, तो क्या कैग द्वारा जो अभी रिपोर्ट पेश की गई है सड़कों को लेकर, क्या उसको आप मानते हैं? नहीं क्यों, आप ये देखिए बिल्कुल मानना चाहिए और मानेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से रोड बनाए गए हैं पूरे हिंदुस्तान में, खाली ऐसा नहीं कि यहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान में आप ये देखिए जो जगह, जो पहाड़ों पे जहाँ पे आईडीबीपी और सारे रोड बनाने की बात नहीं करी है कैग ने। आप कितनी बड़ी टनल बनाई गई, तो ऐतिहासिक काम किए गए हैं। कैग ने रोड बनाने की शर्मा बात जी, शर्मा जी, नहीं एक मिनट कुछ शांति काम से हुआ जवाब देश ले में। लेते हैं सर, आप पे आऊंगी मैं वापस। नहीं, मनोज जी, आप कैग कांग्रेस की को रिपोर्ट नजर नहीं आ रहा है कि कैग की काम हुआ रिपोर्ट है। में नहीं, कैग की रिपोर्ट में कोई डिनाई नहीं अरे कर रहा काम सर की काम बात नहीं क्या हुआ करें, है। मैंने तो कहा। कैग की रिपोर्ट में जो जो घपला घोटाला हुआ वो सामने आया है, बताओ। क्या आप उसको अग्री करते हैं, उससे अग्री करते हैं, क्या आप उसको मानते हैं? नहीं बिल्कुल माने, क्यों नहीं, कैग की रिपोर्ट कौन नहीं मानेगा, बताइए आप मुझे। तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? अगर आपके प्रोज है तो आपके माइनस पॉइंट्स भी तो है ना सर। ये ऐसी रिपोर्ट्स फिर आपका माइनस पार्ट भी दिखाती हैं। नहीं, आप ये देखिए सोल्यूशन, जब आप विकास करने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें कि कहीं पे चीजों को बहुत जल्दी से, अब जो भी अब एनएचआई में जो काम हुए हैं, आपने देखा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना रिकॉर्ड दर्ज करा दिया है। इतने कम समय में रोड बना के तैयार कर दिए, जिसका कि आप एक मिसाल देने की बात होती है। तो मेरे मित्र को, अब चूंकि इनका चश्मा अलग है, इनकी आप हालत देखिए, इनकी हालत, कांग्रेस की हालत क्या है? कांग्रेस की हालत ये है, कांग्रेस 130 साल पुरानी पार्टी आज रोड आपने सोने की बना दी, पुरानी पार्टी के साथ हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही है कि आप दिल्ली में हमें 2 सीटें दे दीजिए ताकि हम चुनाव लड़ लें। मतलब नहीं है, 7 सीटों में से 2 सीटें मांगने की बात कर रही है। का घपला किया दिव्या जी, मेरा मानना ये है किसके पास गया, खुद का वो मॉडल पैसा किसकी जेब में गया, चुका है, डूब चुका है, जिसको कि ये
एक छोटी सी जुम्मा 10 दिन की पार्टी से जो है इनको हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि आप हमें इतनी सीटें दे दीजिए। आप देखिए पूरे 5 साल गुजर गए, ये राजस्थान में आप जरा अपनी गहलोत 37 और पार्टियों सचिन की पायलट बताइए। के झगड़ा नहीं खत्म कर पाए। एक मिनट, और राजी, एक नए राजी, सुबह राजी। वहां पे खड़ा हो गया है। जब आप एक लाल डायरी वहां घूम रही है राजस्थान में। एक मिनट धर्मेंद्र कुमार जी, धर्मेंद्र कुमार जी, तो कोई ठीक है, आप एमएलए दोनों नहीं प्लीज है। शांत हो जाइए। आप लोगों की आवाज बहुत जम्बल्ड अप आ रही है, क्लियर हम सुन पा रही है। धर्मेंद्र नहीं, कुमार आप जी, ये बताइए, जी। वो लाल डायरी, जिस लाल डायरी में इनके मिनिस्टर कहते हैं कि अगर राजस्थान के मंत्रियों को नार्को टेस्ट करा दिया जाए तो आपके सामने की ऐसी भयावह स्थिति आ जाएगी कि पूरे देश को शर्मसार होना पड़ेगा। और मेरे भाई, मेरे मित्र कहते हैं कि देश के ऐसे तो प्रधानमंत्री कई ने चीजें, ऐसा ऐसे भाषण कई दिया। स्टेटमेंट्स नहीं, मंत्री आप देते तो- हैं, कई स्टेटमेंट विधायक देते हैं, वो अपनी जगह है। रणनीति की जब हम जनता की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, एक राष्ट्रीय इलेक्शन मणिपुर होने पे वाला भी तो आप ही है। के विधायक ने धर्मेंद्र कहा। जी, धर्मेंद्र कुमार जी, ये औरतों रणनीति को की हम घुमाया यहाँ जा पर रहा है। बात कर रहे हैं। क्या ये जो इंडिया बना, जो आपके 26 दलों का आप लोगों ने समर्थन दिया है, क्या इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा? क्या आप लोग एक दूसरे का समर्थन उत्तर प्रदेश में करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश देखने को मिलेगा। देखिए, ये गठबंधन बनने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भाषा बदल गई है। किस तरह से गलत बयानबाजी, बौखलाहट में प्रधानमंत्री जी की जबान लड़खड़ा जा रही, कुछ भी बोल दे रहे हैं। गृह मंत्री जी क्या स्थिति है? मनोज जी, आप एक ध्यान दीजिए कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप तुरंत बंगाल और राजस्थान में नार्को टेस्ट, अरे साहब, नार्को टेस्ट कराना तो अपने होम मिनिस्टर कराइए। किस तरह किसानों को चल दिया, आज तक आप उसको गृह मंत्री बना के बैठे हुए हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप मणिपुर जल रहा है, आप 56 इंची सीना लेके देश बनाने चले थे। मणिपुर अरे भाई, आप बताइए कि आप समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी भी अब लोगों को ये बताएगी कि किसको शर्म आएगी और किसको नहीं आएगी। और आप मनोज जी, आपके समय पे आप बोले, आप अपने समय पर बोले सर। सुन लीजिए, एक मिनट मनोज जी, धर्मेंद्र जी को सुन लीजिए, फिर उसके बाद पार्टी से तो ये उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, उनको सुन लीजिए। मनोज जी, आप अपने समय पर बोले थे। प्रदेश की जनता आज तक ये भूली नहीं। स्वाभाविक बात है, डेमोक्रेसी में आपके जब नेता का विश्वास नहीं तो आपका आप दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते हैं, सत्य से सामना नहीं करना चाहते हैं। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आपने किसान के लिए क्या किया, सत्य से सामना करना चाहते हैं पर झूठ से सामना नहीं करना चाहते। एक भी जवाब नहीं है कि आपने आप इस चैनल के माध्यम से सर, हम लोग चाहेंगे, एक मिनट आप लोगों को रोकना चाहूंगी। आज हम चाहेंगे रणनीति वर्सेस रणनीति पर बात हो, क्योंकि हर डिबेट में हमने देखा है आरोप प्रत्यारोप चलता है, वो नॉर्मल है, लेकिन रणनीति वर्सेस रणनीति बात जनता ने एक करते हैं ना लंबा सर। कार्यकाल दिया और आपको कुछ करने के लिए दिया। तो जब आप दोबारा चुनाव में 10 साल के लंबे कार्यकाल के बाद जब चुनाव में जनता के बीच आएंगे तो आपसे जनता सवाल करेगी कि आप ये कह तो करके गए थे, धर्मेंद्र आपने कुमार क्या जी, किया। धर्मेंद्र कुमार जी, जब आप जातिवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, ये बता कि धर्मेंद्र जी सुन लीजिए प्लीज। पूछेगा जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ मेरे मित्र, एक मिनट कारवां लुटा जब के आप ऐसे मैं भारतीय यही जनता बताना पार्टी चाह पे रहा हूँ आरोप आपको। लगाते हैं, इधर उधर की बात ना एक मिनट कर। मनोज जी, मेरा एक कारवां छोटा सा लुटा सवाल कैसे, है, ये बता। मेरा तो यही सभा मैं से एक बताना छोटा चाह सा रहा हूँ, सवाल कारवां है लुटा कैसे? मनोज आप जी, सुनना नहीं चाहते उस बात को। ठीक है, एक मिनट, मेरा धर्मेंद्र जी से एक छोटा सा सवाल है। आप कहते हैं जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, तो जो सपा की रणनीति है जातिवार तरीके से बैठकें करना, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, कभी हम लोग जात को कभी महत्व नहीं देते ना, हमारी पार्टी में कभी जात जैसी बात है। ये सिर्फ प्रोपोगंडा है कि किस तरह से लोगों को पैदा करके। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, बात कैसे आपका आपकी पार्टी के रहता है कि मैंने तो फिर ये बैठकों का प्रोपेगेंडा आया कहाँ से? एक मिनट सर, सुन लेने दीजिए, आप लोग सुन क्या लेने दीजिए। मनोज समाजवादी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल को कोई और भी हो सकता है क्या? मनोज जी, एक मिनट उनकी बात सुन लीजिए, आवाज नहीं आ रही क्लियर। जी धर्मेंद्र जी, परिवारवाद पर तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। परिवारवाद की स्थिति है, पंकज सिंह, राजनाथ सिंह, प्रेम कुमार धूमल, अनुराग सिंह, आप लगातार चले जाइए। आप अमित शाह, जय शाह, नहीं तो कहीं क्या ऐसा लिखा है क्या संविधान में कि जिसका बेटा चुनाव लड़ चुका, जिसके फादर कहीं रह चुके, उसका बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा? नहीं, या तो ये परिवार में से अगर मुलायम सिंह यादव के ऊपर एक मिनट, बात जातिवाद की हो रही है इस वक्त। मनोज जी, आप लोगों पर आरोप ये लगते हैं, उत्तर प्रदेश जनता ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी पे, ठीक है मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप ये लगते हैं कि आप लोग राष्ट्रीय मंच से ये कहते हैं परिवारवाद जो है विपक्षी दलों में बहुत बढ़ चढ़ कर हो रहा है।
क्या आप लोगों की पार्टी में परिवारवाद नहीं है, माफ कीजिएगा? और अगर आप ये कहते हैं कि कोई किसी का पिता अगर राजनीति में है, पुत्र भी लड़ सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो फिर आपका परिवारवाद गलत नहीं, उनका परिवारवाद गलत? दिव्या जी 1 सेकंड का टाइम मुझे दीजिए। परिवारवाद की परिभाषा क्या है ये जरा मैं बता दूं आपको। भाई, परिवारवाद की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बताने से नहीं चलेगा। अगर आप संविधान की नहीं चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? मेरी बात तो सुनो। मैं तो ये सबके लिए नहीं धर्मेंद्र जी, कहीं नहीं लिखा है देखो, आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं बता पाऊंगा ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल। परिवारवाद की परिभाषा ये है कि ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वक्ताओं की सुने और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एक ही परिवार चलाता है उस कंपनी की को। बात कहते रहो। राजी डेफिनेशन, राजी परिवारवाद की डेफिनेशन यहाँ पर क्लैरिफाई की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो सुन लीजिए एक बार। इनको कुछ नहीं पता, मैं वही बताना चाहता हूँ। अरे सीधी सी बात है। तो फिर कैटेगराइज कर लेंगे ना राजी। बिहार में लालू यादव के परिवार की बात करेंगे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होंगी, लालू यादव मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। मनोज जी, जो डेफिनेशन आप दे रहे हैं, ठीक है, जो डेफिनेशन आप दे रहे हैं उसके तहत तो ये कहा जा सकता है कि पिता जो है अपनी विरासत जो अपने पुत्र को सौंपता है, पुत्र जो है अपनी विरासत किसी और को सौंपेगा। लेकिन क्या जनता का रोल नहीं है? मुख्यमंत्री कौन बनाता है? क्या जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं होता है? आप जब परिवारवाद, मैं वही कहना चाहता हूँ आपको दिव्या जी, तो क्या जनता परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है? क्या भारतीय जनता फोर्स होती है पार्टी इस चीज से? संविधान से चलती है, भारत के आप जो पार्टी के रूल्स हैं उनसे चलती है। वहां पर प्रॉपर तरीके से चुनाव होता है, अध्यक्ष चुना जाता है। राज शर्मा जी, मनोज जी की 37 साल बाद, ठीक है, मनोज जी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम माने जो परिवारवाद है उसमें एक दूसरे को जो है अपनी विरासत आप सौंपते जाइएगा। इसका मतलब तो राहुल गांधी को विरासत में जो राजनीति मिली है वो अपने पिता से मिली है, अपनी दादी से मिली है, और इसी तरीके से आगे चलती चली जाएगी। तो यानी कि जनता का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये एक मिनट, आप मनोज भाई जरा सीरियस हो जाओ यार। केस बहुत बुरी दशा से गुजर रहा है। अपनी बात रखिए प्लीज, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले अभी आपने बहुत अच्छा शब्द कहा, जनता को देखना चाहिए। जनता, अगर कोई बदमाश एमपी के लिए खड़ा हो रहा, जनता उसको वोट दे रही, तो क्या करोगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अतीक अहमद को इन्होंने गुंडा कहा, लेकिन वहां पर श्रद्धांजलि दी सदन में। मनोज भाई गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये सारी चीजें, ये सब बेकार की बातें हैं। जनता जनार्दन सबसे सर्वोपरि है, उसको जो अच्छा लगता है वो उसको चुनती है। लेकिन शर्मा जी, रणदीप सुरजेवाला जी ने जो बयान दिया और कहा कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया वो तो राक्षस हैं, तो फिर वो राक्षस कैसे हो गए? जनता फिर आपकी सर्वोपरि कैसे और राक्षस कैसे एक ही टाइम पे? मैं एक बात कहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे बयान के बाद भी मेरे बयान भी चला देना आप। अगर सुरजेवाला साहब, देखिए, जो जनता आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वो ही जनता हमें पहले भी देती थी, और उम्मीद यही है कि 2024 में वो फिर हमारे मतदाता होंगे। तो मैं नहीं समझता कि मैं अपने मुंह से किसी को राक्षस को, कोई राक्षस नहीं है, मतदाता तो है, आप इसका हमारे खंडन सम्मानित करते हैं। हैं? जो बयान सुरजेवाला जी ने दिया है उसका खंडन आप करते हैं? देखिए, एक और मेरी बात सुनिए, खंडन नहीं, आपसे सीधा सवाल, सीधा जवाब करना चाहिए। आप जलेबी मत बनाओ। एक मिनट मनोज जी, सवाल खंडन करते कि नहीं? मैं अपनी बात कर सकता हूँ। अरे पंडित जी, तनिक सुन लिया करो। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें। शर्मा जी अपनी बात पूरी करें। सर, मेरी छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि आप अपने मुंह से कभी राक्षस नहीं कहेंगे, तो क्या सुरजेवाला जी ने जो कहा उसका आप खंडन करेंगे? नहीं, मैंने आपको एक और बात भी तो कही, मैं उनसे जूनियर हूँ, जूनियर का खंडन करने का औचित्य नहीं ठहरता। पर आप पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। नहीं, मैं प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैंने आपको बोला ना, लीजिए, मैं तो बिल्कुल आंख से आंख मिला के कह रहा हूँ आपसे कि मेरी जो जनता आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, उसने हमें ही दिया था, हमें सत्ता सौंपी थी 65 साल तक, और अभी 2024 में भी वही जनता सौंपेगी, है ना। और कभी कभी एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी घर की उस जेठानी की तरह होती है जो देवरानी को सारी चीजें सिखा सिखा के बिगाड़ना चाहती है, लेकिन जनता बहुत अच्छी है, अब नहीं बिगड़ेगी। और मनोज भाई, एक और बात, ये देश, इस देश की संतानें आपको माफ नहीं करेंगी। इसको बहुत, मैं बहुत मतलब सौम्य तरीके से कह रहा हूं। आज पता है आपको,
एक लड़का अगर नौकरी छोड़े तो डरता है दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरियों की क्या हालत है देखिए। संडे क्यों दिया था हमें? क्योंकि संडे हम देते थे कि सर आपनी एम्प्लॉय है, तनख्वाह भी मिलेगी। अब क्या कॉन्ट्रैक्ट संविदा में चल रहे हैं और संविदा में चलने के कारण क्या हो रहा है, संडे की मुझे लग रहा है साल में 10 महीने की तनख्वाह मिल रही है। मनोज भाई 20-22 हजार रुपए में क्या खर्चा चलेगा? मुझे याद है मेरे पिताजी भी कहते थे बेटा चटनी से रोटी खा लेना, चोरी मत करना। अच्छा राज शर्मा जी एक चीज और समझना चाहूंगी, आपके वक्तव्य से एक चीज और मैं समझना चाहूंगी। आप लोगों को नहीं लगता कि जो आपकी ऑपोजिशन पार्टी इस वक्त है भारतीय जनता पार्टी, उससे आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए? क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आपने कभी भारतीय जनता पार्टी ने कैसे भी बयान दिया, आप लोगों ने कभी उसके खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोला और कभी कंप्लेन नहीं करी, कभी कोई वाद दायर नहीं किया। लेकिन बीजेपी ऐसा कर सकती है। आप एक छोटा सा बयान दीजिए, वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। राहुल गांधी का एग्जाम्पल आपके सामने है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को थोड़ा बचना चाहिए? नहीं, कांग्रेस को बचना नहीं। देखिए हम तो संस्कारी पार्टी है, हमने आजादी से अब तक पार्टियां चली और हमारी सरकार होती थी। देखिए ना, अटल जी का खुद का बयान है कि राजीव जी ने मुझे भेजा। लेकिन अब तो वाकई दिव्या जी मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत अच्छा बोल कि आप ये बताइए। अब तो ये हो गया ना, अब तो तलवारें नहीं देते, अच्छा हुआ अगर इन भारतीय जनता पार्टी को तलवारें दे दे, ये सदन में गर्व काट दे। ये 2014 से चालू हुआ। अच्छा एक बताइए, शर्म आती है, विदेशों में बेइज्जती हो रही है। प्रियंका गांधी जी के लिए 41 जिलों में रिपोर्ट लिखा दी, एक शहीद की बेटी है। अरे और लेडीज को तो छोड़ देते, अरे शर्म करो, महिला को तो छोड़ देते यार। युद्ध में भी होता था, अरे युद्ध में भी होता था, महिला और बच्चों में आक्रमण नहीं करेंगे। पंडित जी ये हंसी आपको विलाप ला दी। राजनीति है सर, ये राजनीति है। साम दाम दंड भेद की हम शराब बात खा करते जाएगी हैं, महिलाओं का। राजनीति है इस देश की महिला तक राजनीति को नहीं छोड़ रहे हो। ठीक है धर्मेंद्र ये कुमार जी। गंदी परिपाटी छोड़ी दी है। जरा जरा सी बातों में रिपोर्ट लिखाते हो, जैसे छोटा बच्चा शिकायत करता है। इन चीजों से बचो, ये परिपाटी मत डालो पंडित जी। ठीक है धर्मेंद्र कुमार जी, चला जाए पता नहीं। ठीक है आप अपने गिरीबान में झांक के देखो, आप दूसरों को नसीहत मत दो। आप नसीहत देने की स्थिति में नहीं है। आप ये देखिए, जो 24 दलों को साथ संगठन बनाया आपने, उसमें से 19 दलों के खिलाफ जांच चल रही है और वो सिर्फ इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि जिससे कि वो अपने परिवार को बचा सके और जिससे कि अपने मनोज जी जब भ्रष्टाचार की बात हो रही है, सर कांग्रेस पार्टी के किस नेता का भ्रष्टाचार पकड़ा? ठीक है सोनिया जी, राहुल जी को क्या एक मिनट पकड़ा आपने बताइए। एक मिनट मैं आऊंगी आपके पास। धर्मेंद्र कुमार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है। जो हम रणनीति की बात कर रहे हैं, अपनी तरफ है परिवारवाद है, जातिवाद है, लेकिन जनता को जब आप कहते हैं हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था, वो रीजन था कि कांग्रेस की सरकार जो है केंद्र में गिर गई और बीजेपी को मौका मिल गया। तो विपक्ष इतना मौका क्यों नहीं दे पाता है जनता को? देखिए दो चीजें हैं दिव्या जी, बहुत ईमानदारी से मैं कहता हूं, जब लगातार सरकार आ रही थी तो विपक्ष में लोग थे और इन्होंने जनता को सपने दिखाए कि मैं आऊंगा तो मैं ये करूंगा। इन्होंने कुछ वादा किया था। देखिए हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग चुनाव में जब गए 2012 में या इसके पहले भी, तो हमारा जो घोषणा पत्र था हम उसको पवित्र ग्रंथ की तरह मानते हैं। जो घोषणा पत्र लेकर जनता जाते हैं उसको पूरा करते हैं। उसके बाद दोबारा जनता के बीच जाते हैं, जनता हमको चुनाव जिताए या हराए सराखों पर उसका निर्णय। और चुनाव में जो है हम लोगों को जनता ने नहीं पसंद किया, उनको लगा कुछ और अच्छा ये भारतीय जनता पार्टी आएगी करेगी। और लगातार देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने इनको चुना, 4 चुनाव लगातार जीते प्रचंड बहुमत से। लेकिन आप लगातार हर चुनाव में जाते रहे, अब ये कर देंगे, अब ये कर देंगे। आपने धार्मिक सारे मुद्दे उठा दिए, आपने डेवलपमेंट की बात की, आपने महंगाई की बात की, आपने भ्रष्टाचार की, मैं और कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। अब जब 10 साल की सरकार का कार्यकाल पूरा होकर के जब आप आएंगे तो किस मुंह से अब अगला झूठ आपका स्वीकार करेगी जनता? यही पूछना चाहती है। मुझे कुछ न दीजिए भैया, आप जो घोषणा पत्र लेकर आए थे वो आइए और बताइए कि इसमें क्या क्या पूरा हुआ। लेकिन क्या धर्मेंद्र जी आप इस बात को नकारेंगे, क्या किया? क्या आप इस बात को नकारेंगे कि जनता ने अभी तक जो वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, वो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे पे दिया है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे दिया से ज्यादा झूठ पर दिया है। उस जनता को ये उम्मीद थी कि ये आएंगे तो जो तमाम लोग अब तक नहीं कर पाए जो सरकारें वो करेंगे। ये चाइना को अंदर घुसेड़ देंगे, पाकिस्तान डर के जो है घर में बैठ जाएगा, गंगा माँ साफ हो जाएंगी, मंदिर भव्य बना देंगे और किसान की आय दोगुनी कर देंगे, करोड़ों बेरोजगारों को नौकरी दे देंगे। इन मुद्दों पर लेकर आई थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा सौगंध राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे, माननीय न्यायालय के आदेश पर मंदिर बन रहा, लोगों को संदेश बन रहा, इनका कोई योगदान नहीं है। इन्होंने कहा था हम आएंगे किसान की आय दोगुनी कर देंगे, आज किसान बदहाल है, आत्महत्या कर रहा है। अरे तो आप सुनिए, हमारी बात सुन ले मनोज, आप सुनिए तो सही, कम से कम आप ब्रेक तो लगाइए, जवाब तो ले लीजिए। करके आपके सारे मनोज जी ट्रेन को छोड़ दिया बिना ब्रेक के। अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए, आपसे मैं जवाब लूंगी मनोज जी इस बात का। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि धुएं से हमारी माताएं बहनें बीमार हो जाती हैं, कम उम्र में चली जाती हैं। और क्या स्थिति है आज क्या स्थिति है? आज सिलेंडर पर बैठ करके चूल्हा फूंक रही हैं, सिलेंडर पर बैठ करके चूल्हा फूंक रही हैं। आपने ये स्थिति ला दिया। आपने तो जनता को कहीं का छोड़ा ही नहीं। टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है, आपके प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुला महंगाई पर। अब मणिपुर जल गया, आपके प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए कितना विपक्ष को चिल्लाना पड़ा। नू में हरियाणा के अंदर क्या हुआ, आप भाषण 130 करोड़ देते हैं, पूरे देश को फिरकों में, जातियों में, छोटे छोटे भौगोलिक स्थितियों में बांट करके रख दिया। जो डाइवर्सिटी, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती थी, अनेकता में एकता, भाषाई विविधता, वस्त्र की विविधता, रहन सहन और त्योहार की विविधता, उसके बाद भी एक सुंदर गुलदस्ते की तरह हिंदुस्तान दुनिया में जाना जाता था कि डाइवर्सिटी के बाद भी हिंदुस्तान एक है। आज क्या स्थिति कर दिया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं धर्मेंद्र जी। देखिए, मैं तो कहता हूँ मणिपुर की जो घटना हुई है, जिस तरह रवांडा में 1994 में हुआ था, वो स्थिति है। इसको अगर गहराई की जांच हो तो जिस तरह से सरकार प्रायोजित दंगा कराया गया, आतंक कराया गया, दो गुटों में बांटा गया, इस तरह डेमोक्रेसी में बिल्कुल अशोभनीय है। ठीक है, जवाब ले लेंगे मनोज जी से। मनोज जी, आपने धर्मेंद्र जी को सुना, हटना है, तय सी बात है। धर्मेंद्र जी को आप लोगों ने सुना और मनोज जी सवाल उठता है जब आप कहते हैं, अपनी आप उपलब्धियां गिनाते हैं कि अपनी इतनी ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दी, हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, हमने रोड्स बना दी है, हमने सब कुछ कर दिया है। लेकिन जहां पर छोटे मुद्दों की बात होती है, जो महत्वपूर्ण रखता है एक देश की छवि बनाने के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, आप देखिए जो पहलवान थी, जो उनके साथ हुआ, मणिपुर में जो हुआ, नू में जो हुआ, ये छोटे मुद्दे वो हैं जिन पर देश की जनता चाहती है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो बात करे, लेकिन आप बात ही नहीं करते हैं। क्या ये मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं, आप ये बताइए, पहलवानों के मुद्दे पे क्या बात नहीं की? मतलब कि खेल मंत्री ने बुला के उनसे मीटिंग कर ली, उनको बता दिया कि निष्पक्ष जांच हो रही है और ये आश्वासन दे दिया कि निष्पक्ष जांच होगी, चाहे कोई कितना ही बड़ा ताकतवर इंसान है, अगर वो दोषी पाया जाएगा तो वो जेल जाएगा। दिव्या जी, मुझे लगता है आप भी पत्रकारिता करती हैं, आपको भी इतना ज्ञान अवश्य है कि अगर किसी व्यक्ति को आप बिना सबूत के जेल में डाल देंगे तो अदालतें उसको छोड़ देंगी और वो छूट जाएगा। कानून, दिल्ली पुलिस एक अपने आप में रेपुटेटेड पुलिस है और दिल्ली पुलिस का काम करने का तरीका अलग है। दिल्ली पुलिस ने जिस मामले में चार्जशीट दायर की, क्या उस पर सांसद बेल पे बाहर नहीं है? आप मुझे बताइए। रही बात दूसरी कि जो मांग की जा रही थी कि फेडरेशन के अध्यक्ष वो अभी भी क्यों बने हुए हैं, क्या उन्हें पद से पहले हट नहीं जाना है? अरे क्या बात कर रही हैं आप? फेडरेशन के अध्यक्ष तो पहले हट चुके हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो गया पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का। ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल खत्म हुए 6 महीने गुजर गए। किस पद से रेजिग्नेशन की मांग की जा रही थी? तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं आप कि मांग की, जब कोई आदमी अध्यक्ष नहीं है तो आप कहां से हटाने की मांग कर रहे हैं? ये बताइए मुझे। अपोज करा, जब वो बोलना शुरू हुई तो लाठी चार्ज किस बात का हुआ? आज की बात नहीं कर रही है मनोज जी, लाठी चार्ज किस बात का हुआ पहलवानों पर, जब उन्हें समझा दिया गया था कि लाठियों का आवाज क्यों? आप नए पार्लियामेंट नहीं, आप नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, चीजें हो रही हैं और वहां पर आप जाके प्रदर्शन करेंगे तो उसमें क्या आप मनोज जी प्रायोरिटीज, मनोज जी प्रायोरिटीज, आप अगर ये कहते हैं, एक मिनट, हमारे देश की पार्लियामेंट है सर, एक मिनट, एक इमेज सेट कीजिए राज शर्मा जी, एक मिनट, एक इमेज सेट कीजिए।
आप ये कहते हैं हमारे नई देश की नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, जिसके संग प्रधानमंत्री वो जो देश की बेटियां हैं। शर्मा जी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। बात को शर्मा जी एक मिनट, मनोज जी ये स्टेटमेंट शायद जिनके संग आपका फोटो बहुत खिंचाने में प्रधानमंत्री जी गौरवान्वित फील करते थे। एक मिनट राज शर्मा जी प्लीज शांत हो जाइए, मेरे को बोलने दीजिए। ठीक है मैं जवाब मांग रही हूँ, शर्म आप कीजिए, मैं जवाब मांग रही हूँ, आपको शर्म मैं नहीं जवाब आती, मांग रही हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। एक आप मिनट देश जांच मनोज जी, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है मनोज जी, खड़ा किया उसको वहाँ। की बातें करते हो ठीक कांग्रेस है की एक देन है ये। मिनट शर्मा जी एक मिनट, मनोज जी मनोज आपका मुझे अंडरस्टेटमेंट लगा, आपने जो स्टेटमेंट दिया वो अंडरस्टेटमेंट अरे भाई था। पंडित जी, अर्जुन पंडित मत शर्मा जी एक मिनट, मनोज पंडित तो वही मनोज रहो, जी पाप एक चढ़ेगा। मिनट, मैं जवाब दे रही महिलाएं हूँ। आपको मारेंगी, आप राज महिलाओं को शर्मा विरोध जी मत आप करो। शांत होंगे सर प्लीज। सही कह रहे हैं। मनोज जी से मैं जवाब ले रही हूँ, आपने जो स्टेटमेंट दिया लड़कियों वो से एक खतरा था अंडरस्टेटमेंट आपको। है, वो वो एक आतंकवादी थी अंडरस्टेटमेंट क्या? है। जब आप ये कहते हैं कि देश की नई पार्लियामेंट कह का रहे हैं? उद्घाटन हो रहा था वहां पर आप प्रदर्शन करेंगे, तो क्या चीज आप लोगों के लिए जरूरी है? एक पार्लियामेंट का उद्घाटन जरूरी है या उन प्लेयर्स की मांग जरूरी है? क्या चीज आपके लिए रिक्वायरमेंट करता है? और क्या देश की मुझे जनता समझ नहीं नहीं आता, आपको पता है ना कि जब एक कमेटी बना दी गई उस कमेटी में प्लेयर्स को भी हिस्सा दिया गया, और जब तक वो कमेटी की रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई उससे पहले आप धरने पे बैठ गए, तो सरकार क्या करेगी उसमें मुझे बताइए। चलिए ये तो पहलवानों का और जब मुद्दा था, सरकार ने ये बुला के आपको पहलवानों का आश्वासन मुद्दा दे दिया था, ये कि पहलवानों आप- का मुद्दा था। चलिए ये पहलवानों का मुद्दा था, आप कह रहे कमेटी गठित हो गई। मणिपुर में क्या हुआ सर? फिर मणिपुर में क्या हुआ? क्या आपको वहां के एमएलएस की रिपोर्ट पता है? जो आप ही के एमएलएस हैं, क्या आप लोगों ने उनके इंटरव्यू सुने हैं? उनका क्या हाल है वहां पर? किस तरीके से बातचीत हुई है? कितने दौर की बातचीत हुई है, ये बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आप ये बताइए मणिपुर में जो आज मणिपुर जल रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? ये नौबत आई कैसे? फिर वही बात आप पास में क्यों जा रहे हैं? मनोज जी लॉजिकल बात नहीं है। प्लीज एक मिनट बीच में झगड़ा आपने लगाया है, मनोज जी लॉजिकल बात कीजिए, लॉजिकल बात कीजिए ना प्लीज। आप उन्होंने जो किया उसका भुगतान वो कर रहे हैं, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया, उसको बाद आपको लोगों को लेकर आया गया, लेकिन करंट सिनेरियो क्या है? क्या आप ये कह सकते हैं मणिपुर में जो पहले हुआ था उसका घटनाक्रम आज हो रहा है, आज मणिपुर जल रहा है? आप ये देखिए दिव्या जी, मुझे बोलने दीजिए। आप जब तक बोलने नहीं देंगे आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे और लोग भी नहीं समझ पाएंगे। और हमारी हमारी इस डिबेट का फायदा करंट सिनेरियो मनोज जी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप करंट सिनेरियो पे बात कीजिए प्लीज। वही मेरी रिक्वेस्ट है। करंट सिनेरियो ये है कि वहां पर डीजीपी बदल दिए गए, वहां पे होम सेक्रेटरी बदल दिए गए, वहां पे चीफ सेक्रेटरी बदल दिए गए, वहां पे रैपिड नहीं, मुख्यमंत्री की बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुख्यमंत्री, आप ये देखिए कि जो लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं वहां पर सेंट्रल फोर्सेस लगा दी गई वहां पर। आज मुझे बताइए कि आज वहां पर पिछले 10 दिन में कौन सी घटना घटी वहां पर? आप एक घटना मुझे बता दीजिए। आज वहां पर शांति बहाली है नहीं, मुझे बता दीजिए। बदल देने से मुख्य सचिव को बदलने से सारी प्रॉब्लम सुलझ जाएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री को आप नहीं हटाएंगे। आप नहीं, मुख्यमंत्री हम सबको हटाने को तैयार है, पर लेकिन आप ये तो बताइए कि अगर आप सहयोग ना करें तो हटाएं आपको। जब आप सहयोग कर रहे हो तो हटाने की आवश्यकता क्या है? मैं इसीलिए कह रही हूँ सर, अपने बीजेपी एमएलएस के आप इंटरव्यू सुनिए, वहां पर क्या बोला गया। बकायदा आप ही के एमएलएस ने ये इनडायरेक्टली आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की शह पे सारी चीजें हुई हैं, उनकी शह मिल रही थी वहां पर। अच्छा, तो मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी अच्छी नहीं लग रही थी, वो ये चाह रहे थे कि ऐसा दंगा हो जिससे मुझे हटा दिया जाए, ये कहना चाहती हैं आप? ये तो आप जाने ना सर, मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के हैं। नहीं, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति, अगर आप कहीं रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सब चीजें अच्छी चल रही हैं, तो अगर आप क्या ऐसा कोई काम करेंगे जो वहां से हटा के आपको कहीं और भेज दिया जाए? तो फिर आपने डीजीपी को क्यों बदला, मुख्य सचिव को क्यों बदला? डीजीपी को इसलिए बदला कि पुराने डीजीपी से व्यवस्था नहीं संभली, तो नए डीजीपी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा वहां पर और सेंट्रल फोर्सेस भेजी वहां पर। मुख्य सचिव क्यों बदला? आप ये बताइए, प्रशासन कौन चलाता है? मुख्य सचिव चलाते हैं, डीजीपी चलाते हैं, ये दो लोग प्रशासन चलाते हैं ना। तो मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी कि आप दोनों को बदल दीजिए। हेड कौन होता है? हेड कौन होता है उनका? हटाने की आवश्यकता क्या थी? बदल दिया उनको। लीडर कौन होता है उनका? उनको मैनेज कौन करता है? ठीक है,
तो लीडर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा किसी चीज पे ना। और अगर लीडर ऑब्जेक्शन उठाएगा तो लीडर को भी बदल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, ये बात नहीं, दिव्या जी सुनिए, ये बात देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बोली और ये एक एक चीज का स्पष्टीकरण दिया। जिस पार्लियामेंट को 6 दिन तक 7 दिन तक कांग्रेस ने चलने नहीं दिया कि सिर्फ प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य देंगे, उस पार्लियामेंट में 2 घंटे 37 मिनट देश के प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया, जिसमें ये इन्हीं के पार्टी चलिए उससे वापस आते हैं, उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। सर, हमें क्लेरिफिकेशन जो आप लोगों ने बोला है, जो आपके स्टेटमेंट में लगा है, उससे चीजें क्लेरिफाई हो रही हैं। मैं आपके पास आऊंगी उस बारे में। धर्मेंद्र कुमार जी और राज शर्मा जी, अगर इंडिया की हम बात कर रहे हैं, सपा और कांग्रेस इंडिया का हिस्सा है, क्या आप लोग अपने सेपरेट कैंडिडेट्स यहाँ पर उतारने जा रहे हैं या फिर आपका समर्थन यहाँ मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, दो चीजें हैं। देखिए दिव्या जी, ठीक है, मैं पहले धर्मेंद्र जी के ले लेती हूँ, फिर राज जी आपके पास आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के कंटेस्ट बाद में, पहले दोनों सवाल का आप जवाब देता हूँ। अभी मनोज जी किस तरह से कह रहे थे, गृह मंत्री जी ने संसद में कहा, शायद इन्होंने पूरा सुना नहीं उसको। गृह मंत्री जी ने संसद में माना कि उनका फेल्योर है। उन्होंने कहा कि जो है किस तरह से म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके चलते कुछ घटनाएं हुई। किस तरह से उन्होंने कहा कि 2 समुदायों के बीच, कुकीज और मैतेज के बीच में बफर जोन बना दिया गया है और बीच में जो है प्रशासन के लोग, पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसको नो मैंस लैंड टाइप करके जिस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर पे होता है वो कर रहे हैं। आप बताओ हुजूर, देश के गृह मंत्री संसद में ये बयान दे रहे हैं कि वहां म्यांमार में जो उठापटक हुई उसके चलते घुसपैठ बढ़ गया। ये किसका फेल्यूर है? ये तो राज सरकार, पहले देश के प्रधानमंत्री को चाहिए था गृह मंत्री को बर्खास्त करते कि आपका फेल्यूर है, इंटेलिजेंस फेल्यूर है। दूसरी बात, किरण रिजिजू जो ने कहा कि वहां पहले से मालूम था 2 समुदायों के बीच किसी बात को लेकर के वैमनस्य और अपील भी किया गया था, लेकिन वो नहीं माने, मिसहैपनिंग हो गई। तो इसका मतलब हुजूर आपको जानकारी थी, उसके बाद भी आप फेल कर गए। आप पूरी तरह उत्तर प्रदेश, पूरी तरह मणिपुर की सरकार और पूरी तरह देश का गृह मंत्रालय, तो जिम्मेदार कौन हुआ? इन दोनों को बर्खास्त करना चाहिए था। लेकिन किस तरह से बचाते हुए, अगर बंगाल में दंगा होगी तो ममता को बर्खास्त करो, राजस्थान में दंगा होगी, कोई घटना होगी, दंगा नहीं कोई घटना होगी तो गहलोत जी को करो, छत्तीसगढ़ में होगी तो वहां मुख्यमंत्री करो। लेकिन मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, उसकी तुलना करके मणिपुर में चर्चा की बात होती तो भाजपा लोग कहेंगे भैया इस पर। ठीक है धर्मेंद्र जी, मेरे सवाल पे वापस आ जाते हैं सर। हाँ, आपके सवाल का मैं बता रहा हूँ। देखिए, इंडिया गठबंधन हुआ है, सब लोग से मिलकर लड़ेंगे और कैंडिडेट कौन होगा ये हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठ करके एक कैंडिडेट होगा और सबको सब मिल करके लड़ाएंगे। बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन, कोई डिस्प्यूट नहीं है और पूरी तरह से केवल उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से इनका सफाया होगा। और इस बात को जनता समझ गई, कोई गठबंधन यार कोई नेता नहीं हटाने जा रहा, जनता हटाने जा रही है और इस गठबंधन को उसका भरोसा कायम होगा इंडिया। ठीक है, राज शर्मा जी, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो अब इंडिया के नाम से एक गठबंधन में है। आप लोगों का जब हम बात करते हैं नेशनल चुनाव की तो चेहरे की हम बात करते हैं। चेहरे बहुत सारे हैं इंडिया में जो कहते हैं दूल्हे बहुत हैं, बाराती बहुत है, दूल्हा कौन बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट है। तो ऐसे में क्या माना जाए, कौन आप लोगों का चेहरा होगा? दिव्या जी, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे आप लोग, आपको पता चल जाएगा। इलेक्शन आने दो, सारा हो जाएगा। हमारे पास सारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, सारे बड़े बड़े नेता हैं। ये प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये इलेक्शन के बाद सारा डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जनता नहीं चुनेगी, एमपी चुनेगी। लेकिन कोई नेता नहीं चुनेगा, एमपी चुनेगी। लेकिन राज शर्मा जी, आप ही की बात का मैं एक बात और सवाल पूछना चाहती हूँ। आप कहते हैं धैर्य रखिए, चुनाव के बाद हो जाएगा, लेकिन क्या आप लोग को लगता नहीं है कि जनता एक चेहरे को देखना चाहती है कि किसके चेहरे पे वोट देंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा उन्हें साफ पता है। वो अगर आप जनता से पूछेगा किसको वोट दे रहे हैं तो पार्टी का नाम नहीं लेकर वो प्रधानमंत्री का नाम लेंगे। तो आपको नहीं लगता कि इसी रणनीति पे चल के आप लोगों को भी कोई चेहरा डिसाइड कर लेना चाहिए? नहीं, अब नहीं रहा। वो 2014 में पब्लिक धोखा खा गई थी। मैं इसमें कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ऐसा क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट लोग हैं जादूगरी में, इन्होंने ऐसा करा था कि लोगों को लगा कि अच्छे दिन आएंगे। अब मुझे ही नहीं समझ आ रही अच्छे दिन कहाँ आ रहे हैं। मैं तो मनोज पंडित जी को बता दूं, इनके कौन से अच्छे दिन आ गए, बताओ, यही खुद ही बता दें इनके अच्छे दिन। और इस बात को मानिए दिव्या जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ फिर,
कि मैं अगर यूपी की ही बात करूंगा तो यूपी में जब यही मान गए कि 30-35 एमपी मेरे काम नहीं करते हैं, निकम्मे हैं, प्रवक्ता ने कहा इनके, मेरे मैं किसी चैनल में पता नहीं किसमें आप में कर रहा था, उनके प्रवक्ता ने कहा कि हाँ हमारे निकम्मे हैं। तो आप बता दीजिए 35 तो वो गए, निकम्मे हो गए, ये जनता नहीं समझ रही। अच्छा, जनता ये नहीं जान रही इन्हें जिताना है बस, काम कौन करता है? मैं मनोज पंडित जी से पूछूंगा, आप बताइए कौन एमपी कहता है? एक एमपी बताइए आप कि उसने कहा मैं काम करता हूं। हर चीज, टॉयलेट का उद्घाटन करना, प्रधानमंत्री, किसी की हिम्मत है? आपका संगठन है? कतई संगठन नहीं है। मनोज भाई, आप संगठन की परिभाषा समझते हैं? नहीं पता होगी। क्योंकि राहुल गांधी अमेठी भूल गए। कलाकारी है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, झूठ के पुलिंदा हो। राज शर्मा जी, क्या ये कहा जा सकता है, क्या ये कहना सही है, क्या ये कहना सही है कि वायनाड तो जीते? पापा पापा मुझे बच्चे ने मारा, वैसे तो आप लोगों के नेता कहते हैं। ठीक है। अच्छा राज शर्मा जी, एक और बात का जवाब दीजिए। राहुल गांधी पहले अमेठी से सांसद थे, वहां से चुनाव हार गए, वायनाड से वो जीत गए, तो वायनाड जीतने के बाद क्या अमेठी भूल गए? ये किसने कहा? तो कहाँ है सर? स्मृति ईरानी नजर आती, राहुल गांधी नजर नहीं आते, वो भी क्या सस्पिशियस, वो भी क्या आप सीक्रेट रखना चाहते हैं? जनता से राहुल जी का कनेक्शन राउंड 24/7, जैसे HNN 24/7, राहुल गांधी जी 24/7 उनका कनेक्शन रहता है। जो नेता से उनकी जो महत्वाकांक्षाएं रहती है वो पूरी होती है। वहां पे आपने देखा कैसा हाल हो रखा है स्मृति ईरानी जी का? पूछते नहीं है लोग, अब वहां काम नहीं होते हैं। तो आप लोग से पूछ लीजिए, आप लोग बिहाइंड द कर्टन काम करने पे विश्वास रखते हैं, इसका मतलब क्या चीज? आप बिहाइंड द कर्टन काम करने पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं। बिहाइंड द कर्टन नहीं होती। क्या होता है, देखिए, आदमी किसी को अपना नेता चुनता तो वो छोटे छोटे काम, और एक चीज बता दूं मैं आपको, देश की 80 से 85% आबादी के छोटे छोटे काम होते हैं। राशन कार्ड बन जाना, ये बन जाना, थानेदार तंग कर रहा है, सिपाही रोक के चालान कर दे रहा है, जबरदस्ती कर दे रहा है। अच्छा, ये इन 15% अगर पब्लिक को छोड़ दो, उसे जीडीपी का कोई मतलब नहीं है। उसको ये नहीं पता कि मेरा, जैसे ही कहते हैं अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये मत कहा करो मनोज भाई, देश विदेश में हंसी उड़ती है। जहाँ पे आप 80 करोड़ जनता को फ्री का अनाज देते हो, वहाँ 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हो आप। आपको शर्म नहीं आती है कहते हुए? ठीक है, तो क्या यानी कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी? सर, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे अमेठी से? एक बात बता दूं, पता इनको क्या पता बेचारों, इनको मालूम ही नहीं। देखो जुबान, अभी तो गांव बसा नहीं, काय कर दी। मेरी बात मेरा नेता सुनता है। आपको पता है क्या? लड़ेंगे, लो मैंने कहा लड़ेंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोदी जी कितने लड़ेंगे? लो, मोदी जी 2 जगह से लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। उनको हार सता रही है। किसको? स्मृति ईरानी को। अच्छा, आपकी सुनते हैं? आप किस बड़े नेता से बात कर सकते हैं बताइए आप? अरे आपको बात करने की वो है परमिशन? अरे जब देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पाते, आप तो मनोज पंडित जी पर अर्जुन पंडित मत बनो। कोई नहीं पूछ रहा है। जय हो महाराज की, मैं जब जाता हूँ अपने नेता से मिलता हूँ। अब मैं शॉर्ट में, ठीक है, ठीक है सर, अब डिस्कशन का समय खत्म हो गया। हो जाएगा आजादी के बाद कभी नहीं है, मुझे लगता है यहाँ से वेंटिलेटर पे चली जाएगी। ठीक है, आपसे बड़ी निकम्मी सरकार। अरे शर्मा जी, ये सरकार निकम्मी है। आपने 10 महीने में दूसरे अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की जो रणनीति 2024 के लिए बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जो है अपने तमाम हारी हुई सीटों को दोबारा जीतने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके पदचिन्हों पर कहीं चलती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस का ये साफ तौर पर कहना है कि आप चुनाव तक इंतजार कीजिए, जो होगा वो जनता फैसला सुना देगी और आपको नजर आ जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून।